हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज जो हमारा नदियों वाला टॉपिक है ना, वह आज हमारा यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम कल नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी जो राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं तो नदियों का जो कुल अपवाह क्षेत्र के अंदर जिनका योगदान है ना, अब उन पर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस नदी का कितना प्रतिशत योगदान है। यानी उन सभी नदियों के बारे में हमको चर्चा करेंगे जिनके अंदर जी राजस्थान के अंदर जिनका कुल अपवाह क्षेत्र के अंदर योगदान है। तो सबसे पहले जो नदी है ना, वह हमारी है चंबल नदी। कौन सी नदी है हमारी? चंबल। कौन सी नदी है हमारी? चंबल नदी है। यानी राजस्थान अपवाह जो नदियों को अपवाह क्षेत्र के अंदर जो सबसे पहली जो नदी आती है ना हमारी, वह हमारी है चंबल नदी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है ना, तो उसका अपवाह क्षेत्र के अंदर कितना प्रतिशत योगदान है, तो इसका अपवाह क्षेत्र के अंदर है 20.90% योगदान है। यानी जो चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी का जो अपवाह नदी के अंदर जिनका योगदान है ना, वह हमारा है 20.90% इसका योगदान है। यानी चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र के अंदर 20.90% योगदान है। यानी इतने एरिया के जो जल को यह कवर करती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह हमारी कौन सी है? उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है ना, वह हमारी है लूनी नदी। तो कौन सी है? सेकंड नंबर हमारी कौन सी नदी है? तो सेकंड नंबर पर जो हमारी नदी है ना, वह हमारी लूनी नदी है। अगर हम लूनी नदी के कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें, यानी लूनी नदी है ना, वह कुल नदियों का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र कवर करती है, तो यह कुल नदियों का कितना हो गया? तो यह 10.40% एरिया को कवर करती है। यानी जो हमारी लूनी नदी है ना, तो लूनी नदी जो नदियों का जो कुल अपवाह क्षेत्र है ना, तो उसके अंदर लूनी नदी का 10.40% योगदान है। यानी सेकंड नंबर पर लूनी आती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारी नदी है ना, वह हमारी है माही नदी। यानी थर्ड नंबर पर हमारी कौन सी नदी है? थर्ड नंबर पर कौन सी नदी हो गई? तो थर्ड नंबर पर जो नदी हो जाती है ना, वह हमारी है माही नदी। कौन सी नदी हो गई? तो थर्ड नंबर पर हमारी हो गई माही नदी। इसका कितना योगदान है? तो इसका है 4.80। कितना इसका योगदान है? तो इसका जो योगदान है ना, वह है 4.80% इसका योगदान है। उसके बाद जो अगली हमारी नदी है, तो अगली हमारी नदी कौन सी है? जो अगली हमारी नदी है ना, वह हमारी है साबरमती नदी। तो अगली हमारी कौन सी नदी है? तो अगली हमारी हो जाती है साबरमती नदी, जिसका अपवाह क्षेत्र के अंदर कितना योगदान है? तो इसका अपवाह क्षेत्र के अंदर 1.00% योगदान है। यानी जो हमारी साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी का जो नदियों की कुल अपवाह क्षेत्र है ना, उसके अंदर 1% का योगदान है। ये कितना हो गया? 1%, यानी 1.00%। उसके बाद जो अगली हमारी नदी है, वह हमारी है बनास नदी। तो बनास नदी का कितना है? तो बनास नदी का 0.90% है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बनास नदी है ना, तो बनास नदी का कुल अपवाह क्षेत्र के अंदर कितना योगदान है? तो बनास नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र है ना, उसके अंदर इनका 0.90% योगदान है। तो जो हमने राजस्थान की जो मोस्ट नदियां हैं ना, जिनका जो अपवाह क्षेत्र है, उन पर अब हमने चर्चा की है। तो एक बार पुनः इनको अच्छी तरह से देख लेते हैं कि किस नदी का कितना प्रतिशत अपवाह क्षेत्र है। उसका हमको पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वह कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से उसको घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। तो हम उस सभी ट्रिकों से इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे जिस ट्रिक से हमको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एग्ज़ामिनर होता है ना, वह इस प्रकार पेपर शेड्यूल करता है कि उसके अंदर कम से कम स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो, उसमें इतने ही स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जितने की इसके अंदर वैकेंसियाँ आई हैं। तो हम भी इसी प्रकार से तैयारी करेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन उसके अंदर 100% हो।
हमारे जो क्लासेस दी जाती है ना उसमें बेसिक से बेसिक और टफ से टफ दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है और मेरा तो यही लक्ष्य है कि आपको इस प्रकार से तैयारी कराऊंगी ताकि आपका 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो हमारी चंबल नदी है, तो चंबल नदी है उसका जो कुल नदियों का जो कुल अफवाह क्षेत्र है, तो उसके चंबल नदी का कितना प्रतिशत योगदान है। तो जो हमारी चंबल नदी है ना वह 20.90% के साथ पहले स्थान पर आती है। तो जो हमारी चंबल नदी है उसका क्या कुछ है, तो चंबल नदी 20.90% अफवाह क्षेत्र के साथ पहले स्थान पर आती है। या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 20.90% जो अफवाह क्षेत्र है वह किस नदी का है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो आप जवाब दोगे चंबल। कौन सी नदी का है, चंबल नदी का। और आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो चंबल नदी है वह राजस्थान की कुल नदियों की अफवाह क्षेत्र में अपना कौन सा स्थान रखती है। तो जो चंबल नदी है ना वह राजस्थान की मुख्य नदियों के अंदर जो कुल अफवाह क्षेत्र है ना उसका वह प्रथम स्थान रखती है। और जो चंबल नदी है उसका जल अफवाह क्षेत्र योगदान के अंदर कितना प्रतिशत इसकी भूमिका है चंबल नदी की, तो वह हो जाएगी 20.90% की। और जो सबसे अधिक जो कुल अफवाह क्षेत्र है नदियों का, तो वह कौन सा है, कौन सी नदी के द्वारा होता है, तो वह होता है हमारी चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा होता है। जो हमारी चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी हमारी फर्स्ट स्थान पर आती है। चंबल नदी का नदियों की कुल अफवाह क्षेत्र के अंदर इसका प्रथम स्थान आता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड है, सेकंड हमारी कौन सी है, जो सेकंड है ना वह हमारी लूनी नदी है। यानी राजस्थान की मुख्य नदियों के अफवाह क्षेत्र के अंदर जो सेकंड स्थान है ना, तो वह हमारी लूनी नदी का हो जाता है। तो लूनी नदी का क्या कुछ है, तो लूनी नदी का जो जल का प्रतिशत है ना कुल नदियों की मुख्य के अंदर, तो उसका जो प्रतिशत है ना वह 10.40% है। यानी जो लूनी नदी का जो जल क्षेत्र है ना वह 10.40% एरिया के साथ यह दूसरे नंबर की नदी है। यानी दूसरे नंबर की कुल अफवाह क्षेत्र की 2 नंबर की नदी कौन सी है, तो 2 नंबर की जो नदी है ना वह लूनी नदी है। और लूनी नदी का कुल जल का अफवाह क्षेत्र के अंदर कितना प्रतिशत है, तो उसका हो जाएगा 10.40%। 10.40% के साथ जो हमारी लूनी नदी है वह नदियों के कुल अफवाह क्षेत्र के अंदर दूसरे स्थान पर है। यानी नदियों के अफवाह क्षेत्र के अंदर जो दूसरे स्थान पर जो नदी आती है ना वह लूनी नदी आती है। या इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि लूनी नदी जल प्रवाह क्षेत्र, जो जल प्रवाह क्षेत्र है ना उसके अंदर दूसरे स्थान पर विराजमान है। यानी जो 2 नंबर पर जल अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो नदी आती है ना, तो वह हमारी लूनी नदी आती है। तो कौन सी नदी आती है हमारी, जो हमारी है वह हमारी लूनी नदी आती है। तो यह हमको याद रखना होगा। और जो थर्ड पर आती है ना, जो थर्ड नंबर पर आती है, तो थर्ड पर कौन सी आती है, थर्ड पर आती है वह हमारी आती है माही नदी। यानी राजस्थान की कुल मुख्य नदियों के अंदर जो हमारी 3 नंबर पर जो नदी आती है ना जिसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह हमारी है माही नदी। और माही नदी का जो कुल जल का प्रतिशत है कितना है, तो माही नदी का जो कुल जल का प्रतिशत है ना वह हमारा 4.80% है। यानी जो माही नदी है ना, तो माही नदी का जो जल का क्षेत्र है वह कितना है, तो माही नदी का जो क्षेत्र है ना जल भराव का वह हमारा हो जाता है 4.80%। तो जो माही नदी है ना वह हमारी राजस्थान की मुख्य नदियों की अफवाह क्षेत्र के अंदर तीसरे स्थान पर आती है, जो कि 4.80% जल को ग्रहण करती है। और इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि जो माही नदी है ना, तो माही नदी राजस्थान की मुख्य नदियों की कुल अफवाह क्षेत्र के तीसरे स्थान पर आती है। यानी वह कुल नदी है वह किस स्थान पर आती है, वह तीसरे स्थान पर आती है, जो कि 4.80% एरिया को
कवर करती है। कितने प्रतिशत एरिया को कवर करती है? तो वह 4.80% एरिया को कवर करती है। उसके बाद जो हमारी अगली है, अगली हमारी कौन सी है? तो अगली जो हमारी नदी है ना, वह हमारी है साबरमती नदी। तो अगली नदी हमारी कौन सी होगी? अगली नदी हमारी हो जाती है साबरमती नदी। तो अब साबरमती नदी के बारे में, जो साबरमती नदी है ना, वह कुल नदियों के अपवाह क्षेत्र का 1% एरिया को कवर करती है, यानी 1% जल को वह कवर करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मुख्य नदियों में कुल अपवाह क्षेत्र के अंदर चौथे नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो कौन सी आती है? तो चौथे नंबर पर जो नदी आती है ना, वह हमारी साबरमती नदी है। तो राजस्थान के अंदर जो कुल मुख्य नदियों की जो अपवाह क्षेत्र के अंदर जो हमारी चौथे नंबर पर जो नदी आती है ना, वह हमारी साबरमती नदी है। तो कौन सी नदी है? वह हमारी साबरमती नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो साबरमती नदी है वह कितने प्रतिशत जल वाले एरिया जल एक को घेरती है? तो वह 1% को घेरती है। और कौन से नंबर की वह नदी है? तो वह हमारी 4 नंबर की नदी है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, कौन सी है? नेक्स्ट हमारी है बनास नदी। तो नेक्स्ट जो नदी है वह कौन सी नदी है? हमारी नेक्स्ट जो नदी है ना, वह हमारी हो जाती है बनास नदी। तो बनास नदी कितने प्रतिशत एरिया को कवर कर रही है? तो बनास नदी 0.90% जल को कवर करती है। इसका यह अपवाह क्षेत्र है, यानी जो बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वह कितना है? 0.90% के साथ यह हमारी 5 नंबर पर आती है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर कुल मुख्य नदियों का जो जल प्रवाह क्षेत्र है, तो उसके अंदर हमारी 5 नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो उसके अंदर जो 5 नंबर पर जो नदी आती है ना, तो वह हमारी बनास नदी आती है, जो कितने प्रतिशत का है? जो कि हमारी 0.90% एरिया है। फिर है राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं और वहाँ पर कौन सा जिला बसा हुआ है या कौन सा नगर बसा हुआ है और वह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका भी हम अच्छी तरह से और बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला तो हमारा हो गया चूलिया जलप्रपात। यानी जो हमारा चूलिया जलप्रपात है ना, वह कहाँ पर है? तो जो हमारा चूलिया जलप्रपात है ना, वह हमारा भैंसरोडगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? तो जो हमारा चूलिया जलप्रपात है ना, वह हमारा भैंसरोडगढ़ के अंदर स्थित है। और जो चूलिया जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर है? तो जो चूलिया जलप्रपात है ना, वह चंबल नदी पर स्थित है। यानी जो चूलिया जलप्रपात है तो वह कौन सी नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात है ना, वह हमारा चंबल नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। यह हमको याद रखना होगा। तो चूलिया जलप्रपात उसका स्थान कौन सा है? कौन से स्थान पर है? वह भैंसरोडगढ़, जो कि कौन सी नदी के पास किनारे स्थित है? वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। या आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो वह हमारा चूलिया जलप्रपात है। चंबल नदी के ऊपर जो चूलिया जलप्रपात है वह किस स्थान पर है? तो वह है भैंसरोडगढ़ स्थान पर। भैंसरोडगढ़ के किनारे कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और वहाँ पर क्या है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है? तो चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ स्थान पर है। भैंसरोडगढ़ स्थान पर जहाँ चूलिया जलप्रपात है वहाँ कौन सी नदी है? वहाँ पर चंबल नदी है। तो आप ही देख लीजिए, ये कुल अक्सर तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कितने बनते हैं? तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट चले ना, तो यहाँ पर से आपको 10 या 15 टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आसानी से। यानी यहाँ पर 10 से 15 टाइप आसानी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको तो तैयारी इस तरह करनी है
ताकि एग्जामिनर किस भी लेवल से क्वेश्चन पूछे हमारा तो फटाक से उसका जवाब आना चाहिए। हमको तो इस तरह से तैयारी करनी है कि हम तो हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सके और अपनी जॉब के अंदर 100% सिलेक्शन ले। जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, वे सभी की सभी हमारी जो क्लासें हैं ना, वह हमारी पशु परिचर, उसी के साथ साथ पटवार, उसी के साथ साथ वीडियो, LDC, RAS, नायब तहसीलदार, RISF, RAC बटालियन, जेल प्रहरी, स्कूल चपरासी, इन सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी जो हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, वे सभी की सभी हमारी राजस्थान के अंदर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है ना, उन सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। तो आप इन क्लासों को अच्छे तरह से क्लियर करें और साथ ही साथ जो भी मैं आपको बताता हूँ और जो भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी को अपने एक रफ रजिस्टर के अंदर ज़रूर उतार लें, ताकि आपको समय आने पर आपको क्लास के अंदर न आना पड़े, आपको क्लास खोजनी न पड़े। अगर आपके पास जो रजिस्टर है ना, उसी के अंदर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। एक बार पूरी की पूरी क्लास को अच्छी तरह रिवीजन कर लें, उसके बाद उन नोट्सों से आप तैयारी कीजिए। ये क्लासें हैं, मैं आपकी कुछ समय बाद जो हमारी क्लासें हैं ना कोर्स की, उन सभी की आप सभी को एक प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उन प्ले लिस्टों के अंदर मैं सभी की सभी क्लासों को डाल दूँगा। जैसे कि हमारी राजस्थान जीके की अलग से प्ले लिस्ट हो जाएगी, हिस्ट्री की अलग से आपकी प्ले लिस्ट हो जाएगी, और नदियों वाले टॉपिक की अलग हो जाएगी, कला संस्कृति की अलग हो जाएगी, और साइंस की अलग हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अब जल्द ही आपके लिए हम रीजनिंग की क्लास शुरू करवाने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ की आपको जल्द ही क्लास देखने को मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको BSTC स्पेशल बेंच भी शुरू अब जल्द ही किया जाने वाला है। यानी आपको 10 मार्च के बाद आपको BSTC स्पेशल बेंच देखने को मिल जाएगा, जिसका टारगेट हमारा यही होगा कि BSTC के अंदर हमारे 500 प्लस नंबर लाने हैं और हमको डाइट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। तो जो अगला हमारा जलप्रपात है तो वह कौन सा है? तो अगला जो हमारा जलप्रपात है ना, वह हमारा मेनाल जलप्रपात है। तो अगला हमारा कौन सा जलप्रपात हो गया? तो अगला जलप्रपात हमारा मेनाल जलप्रपात हो गया, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि मेनाल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जो कहाँ स्थित है? जो कि मेनाल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो जो हमारा मेनाल जलप्रपात है तो क्या है, कौन से स्थान पर है? वह जो हमारा मेनाल जलप्रपात है ना, वह हमारा मेनाल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और यह जो हमारा जलप्रपात है मेनाल जलप्रपात, यह कौन सी नदी पर है? तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो ये हमारा मेनाल नदी पर ही स्थित है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है? यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जो मेनाल जलप्रपात है, यानी जो मेनाल जलप्रपात है, तो वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हमारा मेनाल के अंदर स्थित है। तो मेनाल कहाँ पर है? मेनाल किस जिले के अंदर है? तो मेनाल हमारा भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेनाल है ना, तो मेनाल कहाँ पर स्थित है? तो मेनाल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पर है? तो ये हमारा मेनाल ही नदी पर है। यानी कि हमारा मेनाल जलप्रपात मेनाल के अंदर स्थित है। मेनाल एक स्थान है और जो कि भीलवाड़ा राज्य के अंदर आता है, और वहाँ पर जो नदी है ना, वह मेनाल नदी है। यानी वहाँ पर मेनाल नदी के ऊपर हमारा मेनाल जलप्रपात स्थित है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला है हमारा भीमलत। जो हमारा भीमलत जलप्रपात है ना, वह कहाँ पर है? जो हमारा भीमलत जलप्रपात है ना, वह हमारा भीमलत बूंदी के अंदर स्थित है।
यानी जो हमारा भीमनद जलप्रपात है वह कहाँ पर है, तो भीमनद जलप्रपात भीमनद बूंदी के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर, वह है हमारी मांगली नदी पर स्थित है। यानी जो हमारा भीमनद जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है, तो भीमनद जलप्रपात भीमनद नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बूंदी जिले के अंदर पड़ता है और वहाँ पर मांगली नदी स्थित है। यानी जो भीमनद जलप्रपात है ना वह भीमनद नामक स्थान पर, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, मांगली नदी के पर बना हुआ जो जलप्रपात है वह भीमनद जलप्रपात है। उसके बाद अगला है हमारा अरना झरना। यानी जो अरना झरना जलप्रपात है वह जोधपुर में स्थित है। तो अरना झरना जलप्रपात यानी जो हमारा अरना झरना जलप्रपात है ना वह हमारा जोधपुर के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो अरना झरना जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है, तो अरना झरना जलप्रपात जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद जो दीर जलप्रपात है वह कहाँ पर है, तो जो दीर जलप्रपात है ना वह भरतपुर के अंदर स्थित है। यानी जो दीर जलप्रपात है वह कहाँ पर है, तो दीर जलप्रपात भरतपुर के अंदर स्थित है, जो कि काकुंड नदी पर बना हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि काकुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, तो काकुंड नदी पर दीर जलप्रपात बना हुआ है, जो कि हमारा भरतपुर के अंदर स्थित है। यानी जो दीर जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह भरतपुर के अंदर स्थित है। कौन सी नदी पर है, काकुंड नदी पर स्थित है। फिर है अगला है हमारा दमोह है। जो हमारा दमोह जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारा धौलपुर के अंदर स्थित है। यानी हमारा जो दमोह जलप्रपात है, तो जो दमोह जलप्रपात है ना वह धौलपुर के अंदर स्थित है। यानी दमोह जलप्रपात धौलपुर के अंदर स्थित है। और जो यहाँ पर नदी है वह कौन सी है, यह बांडी नदी पर स्थित है। यानी जो दमोह जलप्रपात है ना वह धौलपुर के अंदर स्थित है और बांडी नदी के ऊपर है। अगला है हमारा भीलबेरी जलप्रपात। तो जो भीलबेरी जलप्रपात है ना वह हमारा पाली में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो भीलबेरी जलप्रपात है वह राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो जो भीलबेरी जलप्रपात है ना वह राजस्थान के अंदर पाली में स्थित है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जो नदियों के किनारे जो विकसित सभ्यता हुई है ना वह कौन कौन सी है, उनके बारे में हम विस्तृत से जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ हमने जो हमारी सभ्यताएं हैं ना उन सभी की क्लासें डालनी शुरू कर दी हैं, जो कि आपको दोपहर के 12 बजे देखने को मिलती है। यानी आपको दोपहर 12 बजे के अंदर आपको जो हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं ना उन सभी की क्लास देखने को आपको मिल जाती है। अगर आप उन क्लास को भी देखना चाहते हैं तो कृपया उन क्लासों को भी ज़रूर देखें। इसी प्रकार उन क्लासों में भी अपना स्नेह बनाए रखें। तो जो हमारी सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं ना वह करते हैं हम घग्गर नदी पर। यानी जो हमारी घग्गर नदी है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन के मध्य जो नदी है ना वह हमारी घग्गर नदी है। अगर आपका कभी हनुमानगढ़ जाना हुआ ना तो आप अगर आप हनुमानगढ़ टाउन जा रहे हैं ना तो आप हनुमानगढ़ जंक्शन भी जरूर जाए। इनके बीच कुल 4 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पर आपको घग्गर नदी देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। तो जो घग्गर नदी है ना, तो अगर घग्गर नदी के अंदर हम सभ्यताओं की बात करें, यानी घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो घग्गर नदी के किनारे हमारी एक तो रंग महल, एक हमारी कालीबंगा और एक हमारी पीलीबंगा। यानी घग्गर नदी के किनारे हमारी जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं ना, सबसे पहले तो हमारी हो गई वहाँ पर रंग महल सभ्यता। कौन सी? रंग महल।
उसके बाद कालीबंगा, कौन सी हो गई? कालीबंगा। फिर पीलीबंगा, फिर कौन सी सभ्यता हो गई? फिर हमारी हो गई पीलीबंगा। यानी घग्गर नदी के किनारे पर हमारी रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। यानी हमें यहाँ पर 3 सभ्यताएं देखने को मिलती है। उसके बाद जो जिला है, यानी कौन से जिले के अंदर हमको यह सभ्यता देखने को मिलती है? तो यह सभ्यता हमको हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। यानी जो हमारी घग्गर नदी है ना, तो घग्गर नदी हमारी कहाँ है? तो घग्गर नदी हमारी हनुमानगढ़ के अंदर है। तो वहीं पर हमको यह सभ्यताएं देखने को मिलती है। तो हनुमानगढ़ के अंदर हम रंग महल, कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता को देख सकते हैं। अगर आपका कहीं भी हनुमानगढ़ जाना हुआ तो आप उन सभ्यताओं को ज़रूर देखें। अब मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, जैसे कभी हमारा जाना जयपुर हो गया, कभी उदयपुर जाना हो गया, कभी गंगानगर जाना हो गया, कहीं हनुमानगढ़ जाना हो गया, तो जहाँ पर भी हम जाएं ना, तो आप कम से कम इतना समय तो निकालें, जहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ है ना, वो आप उनको देख कर जरूर आए। क्योंकि जो प्राचीन चीज़ें होती हैं ना, उनको हमको देखना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो दर्शनीय स्थल है ना, हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। अभी तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, अभी तो आप सभी के सभी स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप इनको देख सकते हैं। आप समय को निकाल सकते हैं। अगर आप लेट भी हो जाए बसों के लिए तो भी आप एडजस्ट आराम से कर लोगे। अभी आपके अंदर अभी वो उम्र है कि आप इसके अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर आप इसको खुद को सूटेबल कर सकते हो। तो आपको कहीं पर भी जाना हुआ ना, तो आप एक काम ज़रूर करिए, आप तो यहाँ की प्रसिद्ध जगह है ना, उनको ज़रूर देखें, उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान जरूरी। हमको प्रकृति से और जो हमारी प्राचीन इतिहास है ना, उससे भी जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमको नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, नई नई चीज़ों का अनुभव करना चाहिए। तो बस यह तो मेरी पर्सनल राय है कि जहाँ कहीं भी जाओ ना, तो वहाँ पर एटलीस्ट इतनी चीज़ों, कम से कम एक चीज़ तो वहाँ से ज़रूर देकर आओ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। आप प्रकृति से जुड़ोगे, आप जो प्राचीन इतिहास है ना, उसके बारे में जानोगे। सीखने की मनुष्य की कोई भी उम्र नहीं होती है। व्यक्ति 5 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 10 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 20 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 30 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 50 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 70 वर्ष की उम्र में भी सीखता है, 90 वर्ष की भी उम्र में सीखता है। यानी मनुष्य जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो आपको भी कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हर चीज़ के अंदर परफेक्ट हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो कि अपने आप में 100% हो, यानी उसे सब चीज़ का नॉलेज हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ चीज़ सीखने की लगन होनी चाहिए। जब तक वह कुछ न कुछ सीखने की सोचता है ना, तभी वह एक महान पुरुष बनता है। जिस दिन उसने यह सोच लिया ना कि मुझे तो सब कुछ पता है, अब मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी दिन से वह क्षीण होता जाता है। यानी उसी दिन से जो उसकी विवेक, जो बुद्धि है ना, उसके अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य को जीवन पर सीखना चाहिए, चाहे मनुष्य 5 वर्ष का हो, चाहे 50 वर्ष का हो, वह कुछ न कुछ सीखता है। यानी वह अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन काल के अंदर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो और जो हमारी बनास नदी है ना, तो बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो बनास नदी के किनारे हमारी गिलुंड सभ्यता है। तो बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता होगी? बनास नदी के किनारे हमारी गिलुंड सभ्यता होगी। तो हमको याद होना चाहिए कि जो हमारी बनास नदी है ना, तो बनास नदी की हमारी गिलुंड सभ्यता है। अगर हम जिले की बात करें कि कौन सा जिला है, तो वह जिला हो जाएगा राजसमंद। यानी राजसमंद के अंदर हमको गिलुंड सभ्यता देखने को मिल जाती है, जो कि बनास नदी पर स्थित है। तो हमको तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करनी होगी।
तो बनास नदी है ना हमारी, तो बनास नदी के बारे में क्या हो गया कि बनास नदी पर हमको गिलुंड सभ्यता देखने को मिल जाती है, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो राजसमंद है ना, तो राजसमंद के अंदर कौन सी सभ्यता है, तो राजसमंद के अंदर हमारी गिलुंड सभ्यता है। राजसमंद के अंदर कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है। और जो कौन सी नदी के किनारे पर है, तो वह बनास नदी के किनारे पर है। बनास नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता। और किस स्थान पर है, राजसमंद के अंदर है। उसके बाद हम हमारी अगली नदी की ओर चलते हैं। तो जो हमारी अगली नदी है ना, वह हमारी है कुठारी नदी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुठारी नदी है, तो कुठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो जो कुठारी नदी है ना, उसके किनारे पर हमारी भागोर सभ्यता है ना, उसका विकास हुआ है। यानी कुठारी नदी के किनारे भागोर सभ्यता का विकास हुआ है, और जो कि कहाँ है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुठारी नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ ना, वह भागोर सभ्यता है, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो भीलवाड़ा है ना, तो भीलवाड़ा के अंदर कौन सी सभ्यता है, तो भीलवाड़ा के अंदर हमारी भागोर सभ्यता है। और कौन सी नदी पर है, कुठारी पर है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि भागोर सभ्यता है वह किस जिले में है, तो वह हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है, तो वह हमारी हो जाएगी कुठारी नदी के किनारे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली नदी। अगली नदी है हमारी बेड़च नदी। यानी जो हमारी बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो बेड़च नदी के किनारे हमारी आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है। बेड़च जो नदी है उसकी कौन सी जो विशेषता हुई है, वहाँ पर आहड़ सभ्यता हुई है। और कौन से जिले के अंदर, उदयपुर के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो उदयपुर के अंदर कौन सी सभ्यता है, तो उदयपुर के अंदर हमारी आहड़ सभ्यता है। जो आहड़ सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे है, तो वह बेड़च के किनारे है। तो बेड़च के किनारे कौन सी सभ्यता है, बेड़च के किनारे हमारी आहड़ सभ्यता है। बेड़च के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो बेड़च के किनारे हमारी आहड़ सभ्यता है, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है हमारी जो बेड़च है ना, तो बेड़च नदी पर साथ ही साथ एक और सभ्यता का भी विकास हुआ है, वो है नगरी। यानी बेड़च नदी पर इसी के साथ साथ एक और जो सभ्यता है ना, उसी का विकास हुआ है। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नगरी। यानी बेड़च नदी के किनारे पर जो दूसरी सभ्यता है ना, वह नगरी है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बेड़च नदी है ना, तो बेड़च नदी के किनारे पर कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो बेड़च नदी के किनारे पर जो सबसे पहली सभ्यता है ना, वह तो है आहड़। यानी सबसे पहली सभ्यता कौन सी होगी, तो सबसे पहली सभ्यता होगी आहड़, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ है, तो आहड़ सभ्यता हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेड़च है ना, तो बेड़च ही नदी के किनारे पर हमारी एक और सभ्यता है, जिसको नगरी नाम से जाना जाता है। यानी बेड़च नदी के किनारे हमारी एक और सभ्यता है, जिसको नगरी नाम से जाना जाता है, जो कि हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यानी जो हमारी नगरी सभ्यता वह कहाँ है, तो नगरी सभ्यता हमारी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी पर है, तो वह हमारी बेड़च नदी पर स्थित है। उसके बाद हमारी अगली सभ्यता, तो जो हमारी अगली सभ्यता है ना, तो वह हमारी है तिलवाड़ा सभ्यता। तो अगली सभ्यता हमारी कौन सी है, अगली सभ्यता हमारी कौन सी है, तो अगली सभ्यता है हमारी तिलवाड़ा, जो कि कौन सी नदी पर है, जो कि है लूनी नदी पर। और कौन से जिले के अंदर है, तो वह हो जाती है बालोतरा के अंदर। यानी जो तिलवाड़ा सभ्यता है वह राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, तो वह राजस्थान के बालोतरा जिले के अंतर्गत है। और कौन सी नदी पर है, तो वह हो जाती है लूनी नदी पर। यानी लूनी नदी पर तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है, जो कि राजस्थान के बालोतरा जिले में है।
या फिर इस प्रकार बालोतरा जिले के अंदर तिलवाड़ा सभ्यता है जो कि लूनी नदी के किनारे पर है, या फिर तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे पर स्थित है जो कि राजस्थान के बालोतरा राज्य के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार जो एग्जामिनर है ना वह क्वेश्चन को घुमा पूछता है ताकि कम से कम स्टूडेंटों का इसके अंदर चयन हो सके। फिर कौन सी अगली हमारी है, अगली जो हमारी सभ्यता है ना तो वह हमारी है बालाथल सभ्यता। तो अगली सभ्यता हमारी कौन सी है, अगली सभ्यता है हमारी बालाथल सभ्यता जो कौन सी नदी के किनारे है, जो कि पेड़च नदी के किनारे है। यानी जो बालाथल सभ्यता है तो वह कौन सी नदी के किनारे है, जो बालाथल सभ्यता है ना वह हमारी बेड़च नदी के किनारे है और जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। यानी जो बालाथल सभ्यता है वह राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो वह राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर स्थित है। यानी बालाथल सभ्यता राजस्थान के उदयपुर के अंदर स्थित है जो कि बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार क्वेश्चन बन रही है कि बेड़च नदी के किनारे पर बालाथल सभ्यता है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, या फिर उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता है जो कि बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद जो अगली हमारी सभ्यता है ना वह हमारी बेराट सभ्यता है। यानी जो बेराट सभ्यता है ना वह कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, तो बेराट सभ्यता हमारी बाणगंगा नदी पर है। तो बेराट सभ्यता हमारी कौन सी नदी पर है, तो जो हमारी बेराट सभ्यता है ना वह हमारी बाणगंगा नदी पर है और कौन से जिले में है, वह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। यानी जो हमारी बाणगंगा नदी है ना तो बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता का विकास हुआ है जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कोटपुतली बहरोड के अंदर बेराट सभ्यता है जो कि बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, या फिर बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता है जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है, या फिर बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड नामक स्थान पर है और जो कि बाणगंगा नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद जो हमारी अगली नदी है ना तो अगली नदी हमारी है साबी नदी। यानी साबी नदी के किनारे पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। यानी जो साबी नदी है ना तो साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर ही स्थित है। यानी जो जोधपुर सभ्यता है वह कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है जो कि साबी नदी पर बनी हुई है। यानी साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता विकसित है जो कि कोटपुतली बहरोड पर स्थित है। और जो उसके बाद जो हमारी अगली सभ्यता है ना तो वह हमारी है कांतली सभ्यता। अब हम कांतली सभ्यता पर चर्चा करते हैं। यानी जो कांतली नदी है ना तो कांतली नदी पर जो सभ्यता बनी हुई ना वह है सुनारी सभ्यता। यानी कांतली नदी पर कौन सी सभ्यता बनी हुई है, कांतली नदी पर हमारी सुनारी सभ्यता बनी हुई है जो कि नीम का थाना में है। यानी जो कांतली नदी है ना तो कांतली नदी की पर सुनारी सभ्यता बनी हुई है जो कि नीम का थाना के अंदर स्थित है। वहाँ पर है नीम का थाना के अंदर स्थित है। यानी जो सुनारी सभ्यता नीम का थाना में स्थित है जो कि कांतली नदी पर बनी हुई है। उसके बाद है अगली है भाई हमारी कांतली नदी। तो कांतली नदी पर इसी के साथ साथ एक और सभ्यता का भी विकास हुआ है। तो वह सभ्यता कौन सी है, वह है गणेश्वर सभ्यता। तो कांतली नदी पर के किनारे साथ ही साथ एक और सभ्यता का भी विकास हुआ है, वह हमारी है गणेश्वर सभ्यता जो कि कहाँ है, जो कि नीम का थाना में स्थित है। यानी कांतली नदी क्या है, कांतली नदी के किनारे एक और सभ्यता का विकास हुआ है जो गणेश्वर सभ्यता है और जो कि नीम का थाना के अंदर स्थित है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी है वह रूपारेल है।
यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, ये रूपारेल है। तो रूपारेल नदी के किनारे भी एक सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी वह सभ्यता है? वह है नोह सभ्यता। यानी रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता का विकास हुआ है, जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है। यानी भरतपुर के अंदर नोह सभ्यता का विकास हुआ है। और यहाँ पर कौन सी नदी है? तो यहाँ पर रूपारेल नदी है। यानी रूपारेल नदी के किनारे नोह सभ्यता का विकास हुआ है, जो कि हमारी भरतपुर के अंदर स्थित है। अब हम जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं ना, यानी जो प्रमुख प्रमुख शहर है, उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारी नदी है ना, वह हमारी है माही नदी। तो माही नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो उनका हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जो हमारी माही नदी है ना, तो माही नदी के किनारे सबसे पहले जो शहर बसा हुआ है ना, वह है गलियाकोट, यानी जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो माही नदी के अंदर जो सबसे पहले जो शहर बसा हुआ है, यानी माही नदी के किनारे जो सबसे पहला शहर बसा हुआ है, वह कौन सा है? वह हमारा है गलियाकोट, जो कि कहाँ पर है? जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि गलियाकोट कहाँ पर स्थित है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे कि गलियाकोट है ना, वह डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यानी जो गलियाकोट है ना, वह हमारा डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो गलियाकोट है ना, वह माही नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही साथ माही नदी के किनारे बेणेश्वर भी बसा हुआ है। यानी बेणेश्वर जो नगर है ना, यानी वह भी माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी बेणेश्वर भी माही नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बेणेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा माही नदी के किनारे बेणेश्वर बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि माही नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो आप उनके क्या जवाब दोगे? माही नदी के किनारे तो सबसे पहला नगर बसा है ना, वह तो है गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और इसी के साथ साथ माही नदी के किनारे पर बेणेश्वर भी बसा हुआ है। यानी माही नदी के किनारे पर गलियाकोट है, जो कि डूंगरपुर में है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बेणेश्वर भी बसा हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको तैयारी इस प्रकार करनी है ताकि हमारे सभी क्वेश्चन सही हो सके। तो माही नदी के किनारे पर क्यों कौन से नगर बसे हैं? तो माही नदी के किनारे पर हमारा गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर के अंदर है, और हमारा बेणेश्वर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट नदी है ना, वह हमारी है बनास नदी। यानी जो बनास नदी है ना, उसके किनारे पर कौन से शहर बसे हुए हैं? तो बनास नदी के किनारे पर जो सबसे पहला शहर बसा हुआ ना है, वह है नाथ द्वार। यानी बनास नदी के किनारे ही नाथ द्वार बसा हुआ है। इसी के साथ साथ बनास नदी के किनारे ही राजसमंद बसा हुआ है। इसी के साथ साथ बनास नदी के किनारे ही मातरकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वह बसा हुआ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टोंक बसा हुआ है। यानी बनास नदी के किनारे पर हमारा नाथ द्वार, राजसमंद, मातरकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और टोंक यहीं बसे हुए हैं। यानी बनास नदी के किनारे पर हमारा नाथ द्वार, राजसमंद, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ और टोंक क्या है, वह बसे हुए हैं। तो हमारी बनास नदी पर जो महत्वपूर्ण नगर है, वह कौन कौन से हैं? तो हमारी बनास नदी पर जो महत्वपूर्ण नगर है ना, वह हमारा नाथ द्वार हो जाता है, उसके बाद राजसमंद हो जाता है, उसके बाद मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ हो जाता है, और उसके बाद टोंक हो जाता है। तो ये सभी नगर है ना, यह हमारे बनास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे जो हमारी अगली नदी है, तो वह हमारी है चंबल नदी। यानी कि चंबल नदी के किनारे पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं?
तो चंबल नदी के किनारे पर जो सबसे पहला बसा नगर है वह है केशोरायपाटन, जो कि कहाँ पर है, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। यानी चंबल नदी के किनारे पर जो सबसे पहला बसा हुआ नगर है ना वह केशोरायपाटन है, जो कि वर्तमान में बूंदी के अंदर स्थित है। उसके बाद जो बसा हुआ शहर है ना वह हमारा रावतभाटा है, जो कि कहाँ पर है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोटा भी बसा हुआ है। यानी चंबल नदी के किनारे पर केशोरायपाटन जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, उसी के बाद यहाँ पर रावतभाटा जो कि हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, उसी के बाद हमारा कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद करने होंगे कि जितने भी नगर जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनसे एक क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। लगभग जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो इस प्रकार के क्वेश्चन वह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल आता है ना वह लगता तो हमें साधारण है, लेकिन वह क्वेश्चन एक्चुअल के अंदर बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो वह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि जो हमारी चंबल नदी, इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि कोटा जो जिला है वह कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है। देखने में तो यह क्वेश्चन छोटा सा लगता है, लेकिन जब इसके हम पूर्ण विश्लेषण पर जाएंगे ना तो यह क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता है। यानी इसका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमको स्ट्रेटेजी भी इस प्रकार करनी होगी ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम के अंदर छूटने न पाए। हम 100 में से 100 क्वेश्चन करने की टारगेट रखें। हमको हमेशा अपना टारगेट है ना वह बड़ा रखना चाहिए। टारगेट रखने का ऐसा नहीं है कि हमारे पास से हमसे की फीस लग रही है, अगर हम बड़ा टारगेट रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप बड़ा सोच ही नहीं सकते तो बड़ा करोगे कैसे। तो आपके मन में यह होना चाहिए कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाना है, यानी मुझे तो बुलंद ऊंचाइयों पर जाना है और मुझे अपने समाज और अपने परिवार को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। अगर आप बड़ा सोच भी नहीं सकते तो बड़ा करने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने यह सोचा है ना कि मुझे तो बड़ा आदमी बनना है वो हमेशा ही सक्सेस हुए हैं। हमें बस जो हमारी जो दिमाग जो हमको बनना है ना वह हमें अपने दिमाग के अंदर ही रखना चाहिए। यानी जिस दिन हम उस मुकाम को हासिल कर लेंगे ना तब हमें उस मुकाम के बारे में बताना चाहिए। तब तक वह जो हमारे मन की जो सीक्रेट जो हमारा मिशन है ना वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ यह मिशन शेयर करेंगे ना तो वह हमारा मजाक ही बनाने की सोचेगा, न कि उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने वाले होते हैं ना वह बहुत ही कम होते हैं और मजाक बनाने वाले इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो आप किसी की बातों पर गौर मत कीजिए और अपना जो कार्य है ना उसको पूर्ण शिद्दत से कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अगर अपने कार्य के प्रति आप डेडिकेटेड हो गए, जिस दिन आपको अपने कार्य के साथ प्यार हो गया तो आपकी सफलता उस दिन निश्चित है, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे तो गवर्नमेंट टीचर बनना ही है तो आप 100% टीचर बनोगे। आप ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आप उस सफलता को अचीव एक दिन ज़रूर कर पाओगे। जो कि आपके लिए जो कि आपका ड्रीम है ना वह आपका एक दिन ज़रूर पूरा होगा। फिर जो उसके बाद जो अगली हमारी नदी है तो वह हमारी है लूनी नदी। यानी जो लूनी नदी है ना तो लूनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो लूनी नदी के किनारे सबसे पहला जो हमारा नगर है ना वह हमारा है बिलाड़ा। कौन सा नगर है तो लूनी नदी के किनारे पर जो सबसे पहला जो हमारा नगर है ना वह हमारा बिलाड़ा है, जो कि हमारा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। कहाँ पर है बिलाड़ा? बिलाड़ा पड़ जाता है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बिलाड़ा है वह कहाँ पर स्थित है, तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। और बिलाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो बिलाड़ा है ना वह लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। उसी के साथ साथ लूनी नदी के किनारे पर हमारा
तिलवाड़ा है, नाकोड़ा है, बालोतरा है और समदड़ी, जो कि सभी के सभी बालोतरा जिले के अंदर आते हैं। यानी लूनी नदी के किनारे साथ ही साथ आपको बिलाड़ा के अलावा यहाँ पर तिलवाड़ा, नाकोड़ा, बालोतरा और समदड़ी ये भी इसी नदी के किनारे पर आते हैं, जो कि हमारे बालोतरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है ये सभी के सभी? तिलवाड़ा, नाकोड़ा, बालोतरा और समदड़ी ये सभी के सभी हमारे बालोतरा जिले के अंदर स्थित है। तो उसके बाद जो हमारी अगले है, तो अगला हमारा है जोजड़ी नदी। यानी जो हमारी जोजड़ी नदी है ना, तो जोजड़ी नदी के नगर के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, यानी कौन कौन से नगर वहाँ पर बसे हुए हैं, तो उनका भी हमको पता होना चाहिए। तो जोजड़ी नदी है ना, उसके किनारे पर पिंपाड़ बसा हुआ है। यानी जोजड़ी नदी के किनारे पिंपाड़ है ना, वह बसा हुआ है, जो कि हमारा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो पिंपाड़ है, पिंपाड़ कहाँ पर है, तो पिंपाड़ हमारा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। और पिंपाड़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो पिंपाड़ है ना, वह जोजड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। यानी जो पिंपाड़ है, पिंपाड़ कहाँ पर है, तो पिंपाड़ हमारा जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, जो कि जोजड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ क्षेत्र है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है सोम। कि सोम है ना, जो सोम नदी है ना, तो उसके किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है, जो सोम है ना, तो सोम के किनारे आसपुर और देव सोमनाथ बसा हुआ है, जो कि हमारा डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यानी आसपुर और देव सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? आसपुर और देव सोमनाथ डूंगरपुर के अंदर स्थित है, जो कि सोम नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कौन कहाँ पर बसे हुए हैं? सोम नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सोम नदी के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो सोम नदी के किनारे आसपुर और देव सोमनाथ, जो कि डूंगरपुर के अंदर है, यह बसे हुए हैं। तो हमको यह अच्छी तरह से और अच्छी और शानदार तरह से इनको हमको याद करना होगा, ताकि एग्ज़ाम के अंदर हम अपना 100 में से 100% कर आ सकें। तो सोम नदी के किनारे क्या हो गया, तो सोम नदी के किनारे हमारा आसपुर और देव सोमनाथ हो गया, जो कि कहाँ पर है, जो कि डूंगरपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला है हमारा कोठारी। तो कोठारी कहाँ स्थित है, तो कोठारी हमारा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कोठारी कहाँ स्थित है, तो कोठारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपको याद रखना होगा कि जो कोठारी है ना, तो कोठारी कहाँ है, तो कोठारी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। यानी जो कोठारी नदी के किनारे जो बसा हुआ नगर है, वह हमारा भीलवाड़ा है। यानी कोठारी नदी के किनारे जो बसा हुआ जो जिला है या जो नगर है, वह हमारा भीलवाड़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो भीलवाड़ा है ना, वह हमारा कोठारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद अगला हमारा बेड़च। जो हमारी बेड़च नदी है ना, उसके किनारे पर कौन कौन से नगर या फिर जिले बसे हुए हैं, तो बेड़च जो नदी है ना, तो बेड़च नदी के किनारे एक तो चित्तौड़गढ़ और एक है उदयपुर। यानी बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ और उदयपुर बसे हुए हैं। यानी बेड़च के किनारे एक तो हमारा चित्तौड़गढ़ है और एक हमारा उदयपुर है, ये दोनों के दोनों बसे हुए हैं। यानी बेड़च नदी के किनारे हमारे और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर बसे हुए हैं। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उदयपुर है वह कहाँ पर बसा हुआ है। जो उदयपुर है ना, वह बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ है। या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है कि जो चित्तौड़गढ़ है वह कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ है ना, वह बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमको स्ट्रेटजी, यानी इस प्रकार से हमको ये तैयारी करनी है कि हमारे 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो। तो जो बेड़च है,
तो बेड़च नदी के किनारे कौन कौन से ज़िले हैं? तो बेड़च नदी के किनारे हमारा तो चित्तौड़गढ़ और उसके बाद उदयपुर जिला हमारा बेड़च नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद अगला है हमारा गंभीरी, यानी जो गंभीरी नदी है ना उसके किनारे पर कौन से ज़िले बसे हुए हैं? तो गंभीरी नदी के किनारे पर हमारा बयाना है जो कि भरतपुर के अंदर स्थित है, बसा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि बयाना कहाँ पर है? तो बयाना है भरतपुर के अंदर स्थित है। तो बयाना कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। और जो बयाना है वह कहाँ पर बसा हुआ है? तो बयाना गंभीरी नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद अगला है हमारा बांडी। क्या है? अगला है हमारा बांडी। तो बांडी नदी पर कौन सा जिला बसा हुआ है? तो बांडी नदी पर हमारा पाली जिला बसा हुआ है, यानी बांडी। तो बांडी पर कौन सा जिला बसा हुआ है? तो बांडी पर हमारा पाली जिला बसा हुआ है। उसके बाद अगला है हमारा रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ है, तो रूपनगढ़ कौन सा जिला है? तो रूपनगढ़ है ना, तो रूपनगढ़ सलेमाबाद किशनगढ़, यानी रूपनगढ़ नदी पर सलेमाबाद जिला बसा हुआ है जो कि किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। यानी जो रूपनगढ़ नदी है ना उसके किनारे सलेमाबाद बसा हुआ है जो कि किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जवाई नदी। तो जवाई नदी है ना, जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर बसा हुआ है। जवाई नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर बसा हुआ है जो कि पाली जिले के अंतर्गत आता है। तो सुमेरपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो सुमेरपुर पाली जिले के अंतर्गत आता है जो कि जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद है खारी। तो खारी नदी के किनारे पर कौन सा जिला बसा हुआ है या कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है? तो खारी नदी के किनारे पर विजयनगर जो कि ब्यावर के अंदर है, गुलाबपुरा तथा आसिंद जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, यह बसे हुए हैं। यानी जो खारी नदी है ना, तो खारी नदी के किनारे विजयनगर जो कि ब्यावर के अंदर है, गुलाबपुरा तथा आसिंद भीलवाड़ा बसे हुए हैं। यानी खारी नदी के किनारे पर विजयनगर जो कि ब्यावर के अंदर है और गुलाबपुरा तथा आसिंद जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद है कातली। तो कातली सो सभ्यता कातली है, तो कातली के किनारे क्या बसा हुआ है? तो कातली नदी के किनारे गणेश्वर बसा हुआ है जो कि नीमका थाना के अंतर्गत है। यानी जो कातली नदी है, तो कातली नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? कातली नदी के किनारे गणेश्वर बसा हुआ है जो कि नीमका थाना के अंदर है। उसके बाद है काली सिंधी। तो काली सिंधी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो काली सिंधी नदी के किनारे झालावाड़ बसा हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो झालावाड़ है वह कहाँ बसा हुआ है? तो जो झालावाड़ है ना वह काली सिंधी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद है सकड़ी। सकड़ी कहाँ पर है? तो सूकड़ी है ना, तो सूकड़ी नदी है ना वह सोजत पाली बसा, यानी सूकड़ी नदी के किनारे सोजत पाली बसा हुआ है। तो जो आज की क्लास है ना वह हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।